हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक पर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमारे संविधान का आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी a vice president, there shall be a vice president of India, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 63 यह कहता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चमन है किसके? राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या? ये पद जो उनको मिला है राज्यसभा के सभापति का पद, वो किस लिए मिला है? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए उनको राज्यसभा के सभापति का पद मिला है। इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो इसे आप लिखिए, फिर चलते हैं आर्टिकल 65, देन आर्टिकल 66 और आर्टिकल 67 और भी जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, याद है किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग चंद्रेश परमर जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हो। गुड मॉर्निंग असलम, हरी, शरब, राधिका, बादल, श्रेया, है ना, शिवम, नलिन। चलिए, तो देखिए हम लोग जब बात करते हैं 64 ये कहता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है ना वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है जब प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, यानी कि वैकेंट होता है, खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड करेंगे। यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 65 ये कहता है जब भी प्रेसिडेंट का पद खाली होता है उस समय प्रेसिडेंट के पद को कौन होल्ड करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे। और याद रखिएगा, कहता है जब वाइस प्रेसिडेंट के पद को, पोस्ट को होल्ड करते हैं
जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट की सैलरी तथा सारी सुविधाएं मिलती है। उन्हें प्रेसिडेंट की सैलरी तथा सारी सुविधाएं मिलती है। यानी प्रेसिडेंट की सैलरी भी मिलती है, प्रेसिडेंट की सारी सुविधाएं भी मिलती है, और प्रेसिडेंट की जितनी भी शक्ति है, सारी शक्तियां भी इनके पास होती है, सारे पावर्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के इनके पास। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब, अक्षय जी, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस एनी बिल लाइक मनी बिल, if you want to introduce a money bill into either house, into लोकसभा, अगर मनी बिल को आपको लोकसभा में लाना है, आपको ना मनी बिल को लेकर जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास कि प्लीज प्रेसिडेंट गिव मी योर परमिशन, आप अपनी परमिशन दीजिए, तब जाकर हम क्या करेंगे, इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको कहते हैं राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ओके। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड करते हैं तो उन्हें प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है तथा सारी सुविधाएं भी मिलती है प्रेसिडेंट वाली। प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा, प्रेसिडेंट के सारे पावर्स होते हैं इनके पास। लेकिन याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते, जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वर्क करते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वर्क करते हैं तो इन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है, तो उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई सैलरी है ही नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई सैलरी है ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के पद का ना तो कोई कार्य है, ना ही कोई सैलरी है। वाइस प्रेसिडेंट या तो उनको सैलरी या तो प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करने के लिए मिलती है, जब प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वो राष्ट्र प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, तो उनको उस समय प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी, प्रेसिडेंट की सारी सुविधाएं दी जाएगी, प्रेसिडेंट के सारे पावर्स मिलेंगे। लेकिन जब दोस्तों ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं तो इनको राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना? क्लियर? हमेशा के लिए होता है सोनू जी, है ना, हमेशा के लिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनाया तो उन्होंने कोई अगर कानून बनाया, उस समय कोई कानून पर सहमति दी, हमेशा के लिए रहेगा वो, क्योंकि वो उस समय एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम, ये तो आपको पता ही है, पहले भी बताया है, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक, 6 मंथ तक, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक प्रेसिडेंट के पोस्ट को होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के पद को होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के पद को क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो विदिन 6 मंथ क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा, और उस 6 मंथ तक जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर क्या करेंगे, बने रहेंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट। यहां तक लिख लिया सभी ने? आगे चलें? Anyone have any doubt till now? Then you can ask. चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ आर्टिकल 66 होगा ये, आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये किसमें है, आर्टिकल 66 में है।
कोई काम नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के पद का। वाइस प्रेसिडेंट या तो किसके रूप में काम करते हैं, उपराष्ट्रपति, या तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं या फिर राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। आर्टिकल 66 कहता है सबसे पहला इसमें एलिजिबिलिटी, कि अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा एज कितनी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी एज जो होनी चाहिए 35 ईयर, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगला कि एलिजिबल टू बिकम एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर है उसको बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का जो सदस्य है उसको बनने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन हिस्सा लेते हैं, उसमें लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन हिस्सा लेते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। वो भी मैक्सिमम 6 मंथ तक ही करेंगे सौरभ जी, है ना, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का खाली है तो, है ना। हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, याद रखिएगा इसके लिए क्या इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य यहां पर क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं। नहीं, उस समय प्रेसिडेंट अपने पद पर रहते हैं, है ना, पद पर रहते हुए ही वो जाते हैं वाइस जो प्रेसिडेंट है ना, राणा वसुदेव जी। ऐसा नहीं है कि उस समय प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, नहीं, ठीक है, क्लियर। और ये सब जो है ना, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, कि प्रेसिडेंट का जो पद है कभी खाली नहीं होता, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा याद रखिएगा, और यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वोट वैल्यू सेम होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर का वोट वैल्यू अलग होता है, मतलब वोट वैल्यू सेम होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। याद रखिएगा दोस्तों यहां पर जब हम बात करते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव इक्वल वोट वैल्यू या बोथ हैव सेम वोट वैल्यू। इसमें दोस्तों आपका 20 प्रपोजर होना चाहिए, यानी 20 प्रस्तावक। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति में देखा था 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर था, लेकिन यहां पर 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर होना चाहिए। यानी कि 20 लोग आपके नाम को प्रस्ताव रखें, आपके नाम को प्रपोज करें, और अलग उस इलेक्टोरल कॉलेज के अलग 20 लोग क्या करें, वो आपके नाम पर समर्थन दें, आपके नाम का क्या करें, समर्थन, मतलब उस पर समर्थन करें जो नाम प्रस्तावित है उस पर। और यहां पर भी क्या होता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, वो होती है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। कहां पर आपको देने पड़ते हैं, आरबीआई। 15,000 रुपए आपको आरबीआई को जमा करने पड़ते हैं। और वही इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन
of vice president is conducted by election of vice president is conducted by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है। और अगर कोई टोटल वोट का, याद रखिएगा, इफ एनी पर्सन या एनी कैंडिडेट, इफ एनी कैंडिडेट डिडंट गेट 1/6 of total valid vote, then his security deposit is not returned. Then his security deposit is not returned. यानी अगर किसी को कुल वैध मतों का 1/6, अगर किसी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, वो वापस नहीं मिलती है। इस चीज को याद रखेंगे। सौरभ जी, लोकसभा और राज्यसभा, इसके लिए एलिजिबिलिटी बस यही है, अभी इतना मान के चलिए आप, बस अभी इतना याद रखिए कि जो आपका भारत का जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, है ना, आपका नाम एज ए रजिस्टर वोटर दर्ज होना चाहिए। राज्यसभा के केस में भी यही, आपका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम एज ए वोटर रजिस्टर होना चाहिए, ये होता है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो जब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन जब आप लड़ेंगे ना, उसके पहले आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ता है। नॉमिनेशन जिस दिन दाखिल करते हैं, नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करते हैं, उस दिन ये अमाउंट जमा करना पड़ता है। ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन है ना नितिन। प्रपोजर का मतलब होता है प्रस्तावक। मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 543 मेंबर्स लोकसभा के हैं, 245 मेंबर्स राज्यसभा के हैं, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इस 543 और जो टोटल 245 जितना भी नंबर आएगा, ये इसमें से 20 लोग आपके नाम को का प्रस्ताव रखें, और दूसरे उसमें वो जो निर्वाचक मंडल, उसमें से 20 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखें, और जो बाकी के दूसरे उसके अलावे और अन्य 20 लोग आपके नाम का क्या करें, समर्थन करें, सेकेंडरी समर्थक। तब जाकर आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो, मतलब सॉरी, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। क्लियर है यहां तक? खर्च ये अलग अलग चुनाव में अलग अलग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है केजीएस यूजर जी, है ना। अराउंड 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, व्हाट इज द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आपको मिल जाएगा उसका डाटा। बट दैट इज टोटली इरेलीवेंट फॉर आवर एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए टोटली इरेलीवेंट है वो। बाकी आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर चले जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। उस समय राज्यसभा के चेयरमैन का काम, जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं आदित्य, वो करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करते हैं, ना कि वो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। हाँ, क्लियर? आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता कैसे है। हाँ, अगर 1/6 वोट मिल जाएगा तो वो पैसा वापस मिल जाएगा, है ना। रलिका जी, चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत? शिवम,
आप क्लास में सीरियसली रहते हो बाबू, है ना? आप ना बार बार जो मैं ऑलरेडी करा चुका होता हूं उससे रिलेटेड आप सवाल पूछते हो। डेफिनेटली यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगी, ये तो सिंपल सा मतलब बेसिक सा लॉजिक। अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोई और बॉडी कराएगी? आप बताइए, और कोई ऐसी एजेंसी है? नहीं है ना, ऐसी कोई एजेंसी है क्या? इतना तो आपको सेल्फ अपना खुद का भी अकल लगाना चाहिए ना। चलिए, नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसीजर ये भी आर्टिकल 66 में ही है, याद रखिएगा। ये है सेम एज प्रेसिडेंट है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे बिल्कुल इनका भी चुनाव है ना। जैसे कि सीक्रेट बैलेट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। पीआरएसटीवी मेथड यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। इसके बाद यहां पर भी क्या होती है, प्रिफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रिफरेंशियल वोटिंग होती है यहां पर भी। कैसा होता है प्रिफरेंशियल वोटिंग? यानी कि वरीयता मतदान होता है ना। जैसा प्रोसेस हमने ये दो तीन बच्चे हैं ना, ओवर स्मार्ट हैं आई थिंक, है ना। दे आर ओवर स्मार्ट। उनको आप कितना भी समझा लो, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। आप क्या समझाना चाह रहे हो उनको समझ में कभी नहीं आएगा। मैं डेली के क्लास में बोलता हूं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आती है ये बात। इलेक्शन कमीशन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, अभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉपिक चल रहा है नहीं ना। जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे वहां पर। अब आपके मन में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्शन प्रोसीजर प्रेसिडेंट एंड यू आर, आप कहां पर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। आई थिंक यू आर ओवर स्मार्ट सौरभ। हाँ, यहां पर एक वन काउंट करते हैं, है ना नलिनी। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। एक ही साथ होता है ना शिवम जी, एक ही साथ होता है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट मैंने लिखा है पीआरएसटीवी मेथड। पीआरएसटीवी यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एंड यह है प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी वरीयता मत प्रणाली। प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन का प्रोसीजर देखिए, सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी लागू होता है, सेम वही प्रोसीजर होता है। ओके, चलिए नाउ कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फर्स्ट है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर आपसे पूछा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछे फर्स्ट अनअपोज्ड, फर्स्ट अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पहले अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, एकमात्र निर्विरोध चुने गए, या वनली अनअपोज्ड लिख सकते हैं, वनली अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वनली लिख लीजिए, वनली अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद देखिएगा वनली टू वाइस प्रेसिडेंट हु होल्ड, वनली टू वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज फॉर 2 term,
यानी कि मात्र 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए जिनको चुना गया, यानी कि लगातार 2 बार चुना गया, ऐसे मात्र 2 उपराष्ट्रपति हैं। एक है कौन, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे कौन है, तो दूसरे याद रखिएगा, दूसरे हैं हामिद अंसारी। कौन है, हामिद अंसारी। और याद रखिएगा only vice president who died in office, only vice president who died in office, यानी एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में रहते हुए हुई, उनका नाम है कृष्णकांत। ठीक है, कृष्णकांत जी। वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली हो तो कोई भी होल्ड नहीं करते हैं भोला चौहान जी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई खास काम होता नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली होता है तो उसके पद को कोई होल्ड नहीं करता है। उस समय जो राज्यसभा के चेयरमैन का काम होता है वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो करते हैं। ठीक है, हाँ हो सकते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, चला आगे। वल्ली अनअपोज्ड का मतलब कि एकमात्र निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, है ना। जैसे एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है, वो है आपके नीलम संजीवा रेड्डी, है ना, क्लियर है। उस तरह एकमात्र निर्विरोध चुने गए जो हैं ये आपके कौन हैं, क्या जाकिर हुसैन क्या थे, मोहम्मद राजा जी, एमडी राजा क्या थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें समझने वाला क्या है, क्या मैं इसमें समझाऊं। मैंने ये बोला कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। दूसरा मैंने बोला कि भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यानी कि एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, है ना, अकेले एक खड़े थे। जैसे डॉक्टर मैंने आपको बताया नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। तीसरा कि 2 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो लगातार 2 टर्म के लिए चुने गए, यानी कि लगातार 2 बार चुने गए। एक है आपके कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक कौन थे, हामिद अंसारी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं वनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, यानी एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई, उनके कार्यकाल में हुई, वो कौन है, वो है आपके कृष्णकांत जी। अभी किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके आगे, बात करेंगे टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 ये बात करता है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका आर्टिकल 67 क्लाउज ए ये कहता है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर फ्रॉम द डे he or she hold the office। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। और राजा जी आपका डाउट हो गया क्लियर, वो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक है राजा जी, समझे आप, राजा हैं।
लेकिन क्लास में राजा बन के नहीं रहना है ना। क्लास में आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, जो भी आपको बताया जाए। आर्टिकल 67A ये क्या कहता है? ये कहता है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, यानी कि जिस दिन इन्होंने पद की शपथ ली है उस दिन से इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या है? 5 साल तक होता है। ठीक है, जिस दिन से उन्होंने पद की शपथ ली, जिस दिन से उन्होंने पद को ऑक्युपाई किया। दूसरा, आर्टिकल 67 क्लाउज बी कहता है कि रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी introduced only in राज्यसभा। ध्यान से समझिए, आर्टिकल 67 क्लाउज बी कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है, उनको हटाने का जो रेजोल्यूशन है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ कहां पर ला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ला सकते हैं। और आर्टिकल 67 क्लाउज सी ये कहता है कि इलेक्शन ऑफ न्यू वाइस प्रेसिडेंट should be completed before the expiration of term of vice president। यानी ये क्या कहता है? ये कहता है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, हिंदी में जैसे लिखना है आप लिख सकते हो, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पुराने उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस दिन जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट उनका जिस दिन कार्यकाल पूरा हो रहा है, ठीक है, नहीं अमित जी, तो उस वाइस प्रेसिडेंट का जिस दिन कार्यकाल पूरा हो रहा है उस दिन से, उस मतलब कार्यकाल को पूरा होने से पहले उनका क्या होना चाहिए? नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 67 क्लाउज सी। लेकिन सवाल ये उठता है, हाउ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताएंगे। ये कहता है वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस टिल न्यू वीपी इज इलेक्टेड, यानी ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद की बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, तो सबसे पहले याद रखना है, क्या इनको हटाने का कोई ग्राउंड है? वो तो ऑलरेडी बता दिया है ना। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का नहीं बताया है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक पूरा तो आपको लिखाया है ना, है ना? नहीं लिखाया तो लिख लीजिएगा, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब बात करते हैं, तो डाउट था कि फंडामेंटल राइट में डिफरेंट केसेस के बारे में बताया है, वह भी याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना है आदित्य, डेफिनेटली याद करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जैसे राष्ट्रपति को हटाने का हमारे संविधान में क्या है? ग्राउंड है, और वो ग्राउंड क्या है राष्ट्रपति को हटाने का? दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि संविधान का उल्लंघन। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई ग्राउंड है? तो याद रखिएगा, देयर इज नो एनी ग्राउंड
फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई भी ग्राउंड नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव, क्या रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इंट्रोड्यूस्ड is only introduced in राज्यसभा, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर लाया जाएगा, राज्यसभा में। और याद रखिएगा, इफ राज्यसभा passes this resolution, राज्यसभा passes this resolution with effective majority, if Rajya Sabha passes this resolution with effective majority and Lok Sabha agree on it with simple majority, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, with simple majority, then vice president will be removed from his post। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा, वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन एंड वाइस प्रेसिडेंट को ओथ, यानी इनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। देखिए, इनको हटाने का क्या तरीका है। मैं हिंदी में बोल भी तो रहा हूं सौरभ जी, है ना। ये सौरभ एंड शिवम, आप लोग ना दोनों बच्चे जो हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सीरियसली वार्न कर रहा हूं, है ना, कि जब मैं चीजों को पढ़ाऊं आप लोग ना, मैं देखता हूं, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, गलत उसमें मत लीजिएगा कि मैं आपको डांट रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, आपके भलाई के लिए बता रहा हूं। मैं ये देखता हूं अक्सर हर क्लास में, मैं आप दोनों के बारे में बता रहा हूं, आप दोनों का मैं देखता हूं कि आप लोग बस कमेंट बाजी में लगे रहते हैं। बाकी अन्य बच्चे भी हैं, वो तो कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग बस इतना बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा कमेंट करते रहते हो। सर परसों आप, मैं हिंदी में भी चीज़ों को बोल रहा हूँ सौरभ, आप हिंदी में लिख सकते हैं, कहीं पर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हैं, है ना। और किस टाइप के फैक्ट, जितने तरह के, जिस तरह के मैं फैक्ट आपको करवा रहा हूँ, है ना, उस तरह के आप, और इस तरह के डाउट अगर आपको पूछने हैं शिवम एंड सौरभ, तो आप लास्ट में पूछिए। लास्ट का जो 5 मिनट होता है ना, तो उस समय आप पूछा करिए, ठीक है ना। जब मैं क्लास एंड कर लेता हूं उस समय मैं पूछूं और कोई डाउट है तो आपको जो क्लास से रिलेव, क्लास के टॉपिक से अदरवाइज अगर कोई डाउट है तो आप उस समय पूछा करिए, ठीक है। मुझे लगता है आप यहां पर चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप समझने के लिए नहीं आते हैं, आप अपने डाउट्स पूछने के लिए आते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ना। तो ठीक है, आप अपने डाउट्स अगर पूछिए, लेकिन एक क्लास के लास्ट में पूछा करिए, 5 मिनट का जो समय होता है उसमें, ठीक है। इससे नहीं तो क्या होता है ना, क्लास का जो फ्लो होता है वो ब्रेक होता है। आप देखिए, अब आपके इसी वजह से क्लास का 3-4 मिनट खराब हो गया। तो आपको दोबारा से देखनी है क्लास, दोबारा से बनाना है नोट्स, तो इसका मतलब क्या है, आप पूरे क्लास में डिस्टर्ब करते रहेंगे बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे आप। डेफिनेटली ही और सी कैन बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इलेक्शन फॉर मल्टीपल टाइम्स। अभी हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, अगर ठीक
थर्ड मेंबर का, मैं अभी सभी का हिंदी बोल दे रहा हूं, है ना। हिंदी में मैं चीजों को बोलता हूं, आप खुद से लिख लिया करिए हिंदी में। मैंने लिखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई ग्राउंड हमारे संविधान में नहीं है, उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार हमारे संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। और अगर राज्यसभा, इसका तीसरे का हिंदी लिख लीजिए, अगर राज्यसभा इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करे, और यानी प्रभावी बहुमत से पारित करे, और लोकसभा इस पर साधारण बहुमत से सहमत हो, और लोकसभा इस पर साधारण बहुमत से सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से रिमूव हो जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन यहां पर भी याद रखिएगा, जब भी इनको हटाते हैं तो इनको 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। 14 डेज बिफोर बताना जरूरी होता है, यानी 14 दिन पूर्व इनको क्या करते हैं, सूचना देते हैं कि आपको आपके पद से क्या किया जा रहा है, रिमूव करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हटाया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। मनीष जी अभी कर लेते हैं बात, चिंता मत करिए, अभी इसके बाद ही बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। आर्टिकल 68 पे मूव करें हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 68 पर मूव करेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी। देखो, सिंपल मेजॉरिटी की जब बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है साधारण बहुमत, है ना, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का, हिंदी में लिख लीजिएगा, उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का आधे से ज्यादा। ठीक है, अभी वही बता रहे हैं, मेजॉरिटी ही आपको बता रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों का 50% से ज्यादा। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, इसमें किसी बिल को अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है तो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि लोकसभा है, इसमें टोटल स्ट्रेंथ है इसका कितना, 543 है, यही है ना। लेकिन इसमें मान लीजिए प्रेजेंट जो मेंबर हैं, प्रेजेंट मेंबर कितने हैं इसमें, प्रेजेंट है मान लीजिए 500, बाकी 43 मेंबर्स जो हैं बिजी हैं। मान लीजिए कि वो कहीं किसी फंक्शन में गए हैं, विदेश यात्रा पर हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, अलग अलग सबको काम होता है अपना। ठीक ठीक है, कोई इसका मतलब कोई ग्राउंड नहीं है मेंशन हमारे संविधान में ऋषभ जी इसके लिए, है ना, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, है ना, चेयरमैन को रिमूव करने का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है ना। ठीक है, बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी कारण के लाया जा सकता है ना, अगर जो प्रोसेस है उससे अगर पास हो गया तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट में मान लेते हैं कितना है, प्रेजेंट कितना है, 543 में से प्रेजेंट है वो 500, और इस 500 में से भी मान लीजिए वोट कितने लोग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं मान लीजिए कि मात्र 480 लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। मात्र 480 लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 20 मेंबर्स ने कहा कि हमें वोट नहीं करना है, हम अपने आप को एब्सटेन रखते हैं, मैं अपने आप को मतलब इससे अलग रखता हूं, मैं इसमें वोट नहीं करूंगा। वोट कितने मेंबर ने किया, मान लीजिए 480 सदस्य ने किया। तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के लिए इस प्रेजेंट एंड वोटिंग इसका 50% से ज्यादा चाहिए, और इसका 50% से ज्यादा क्या हो जाएगा, 240 + 1, यानी 241 मेंबर का अगर हमें सपोर्ट मिल गया
मिनिमम अगर 241 मेंबर का सपोर्ट अगर हमें मिल गया तो हम कहेंगे ये जो है आपका पारित हो गया। किससे? ये आपका पारित हो गया सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। दूसरा होता है एक इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी की जब बात करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और कल हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल 69, 68, 69, 70 ये हमारा बचा हुआ है। कल आपको बताएंगे सर आर्टिकल 68, 69, 70 भी आपको कराना है ना, ये आपको बताना है कल। अगर मैं डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, आपको याद दिला देना है प्रभावी बहुमत। ठीक है, अभी बताएंगे सौरभ जी, सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। वही मैंने बोला ना आपको, है ना, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, है ना। मैंने बताया ना आपको कि आपके अंदर थोड़ा पेशेंस का कमी है। वही मैं बता रहा हूं, एक एक करके चलेंगे ना बाबू, पहले सिंपल, फिर इफेक्टिव, फिर आएंगे स्पेशल पे। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, है ना। इतना धैर्य, मतलब थोड़ा धैर्यवान होना पड़ेगा आपने सौरभ, इफ यू वांट टू गेट सेलेक्ट। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना अगर धैर्य नहीं है ना तो फिर आपको सीधा एसएसबी में भगा देंगे, आउट कर देंगे। ठीक है, अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाओ ना, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। देखिए ये क्या है? प्रभावी सदन की प्रभावी क्षमता का, सदन की प्रभावी क्षमता का 50% से अधिक। अब देखिए ये प्रभावी क्षमता की जब हम बात करते हैं, प्रभावी क्षमता जो होता है, ये प्रभावी क्षमता होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग। इफेक्टिव स्ट्रेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस DDR माइनस DDR। ये DDR क्या है? तो एक डी का मतलब है डेथ, एक डी का मतलब है डिस्क्वालिफाइड, और आर का मतलब है क्या? रिजाइंड। ध्यान से समझिएगा। टोटल स्ट्रेंथ जैसे मान लीजिए राज्यसभा, मतलब लोकसभा, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543। इसमें से मान लीजिए कि 10 सदस्य ऐसे हैं, 10 सदस्य ऐसे हैं जिनका क्या हो गया? डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो उनकी सीट खाली है, वैकेंट है, वो आ नहीं सकते हैं सदन में, क्योंकि डेथ हो गया उनका, वैकेंट सीट है ये। इसमें मान लीजिए कि 10 मेंबर ऐसे हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है अलग अलग ग्राउंड्स पर, जैसे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना, और भी अलग अलग मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसके आधार पर, या फिर मान लीजिए कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके आधार पर, उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं उसके आधार पर। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी को, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उनकी सीट खाली। और मान लीजिए कि 13 मेंबर हैं, इन 13 मेंबर ने सोचा था कि हम जाएंगे देश के कानून निर्माण में हिस्सा लेंगे, और देश के मतलब भविष्य के निर्माण में हम क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, देश का के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे। ये सोचकर ये जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़कर जब जाते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पर सब एक दूसरे से बस लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बस मतलब वो कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सी फेंक रहे हैं, इंक फेंक रहे हैं, है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन में कुछ नहीं चल रहा है। वो सोचता है कहाँ मूर्खों के बीच में फंस गया हूँ, है ना, कहाँ पर आ गया मैं, किनके बीच आ गया मैं। और वो क्या कहते हैं? वो करते हैं इस्तीफा दे देते हैं। किसको? स्पीकर। भाई सब लीजिए, हमें नहीं रहना है यहाँ पर मेंबर। मान लीजिए कि 13 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, तो उनकी भी सीट खाली। यानी कि टोटल देखिए 543 में से जो डेथ, डिस्क्वालीफाइड और रिजाइंड, इन मेंबर की अगर संख्या को घटा दें तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलेगा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना निकलेगा?
543 -10 -13 कितना हो जाएगा 33, घटा दीजिए कितना 510 आ गया। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 510 है, इसका मोर देन 50% चाहिए, यानी कि 205 से मतलब 255 से, है ना, 255 से एक मत हमें ज्यादा चाहिए। यानी कि अगर इसमें से 256 मेंबर्स का अगर हमें समर्थन मिल जाता है तो हम उसे कहेंगे कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी से ये जो है पारित हो गया है, इफेक्टिव मेजोरिटी से ये क्या हो गया है, पास हो गया है। इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आई। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या करते हैं हम लोग, पहले इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ में से ऐसे सदस्यों की संख्या घटा देते हैं जिनका डेथ हो चुका है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है ना, जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, तब हमें निकलता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% चाहिए होता है, इस चीज को आप याद रखें। और इसके बाद एक तीसरे प्रकार का मेजोरिटी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कल आप स्टार्टिंग में स्पेशल मेजोरिटी पूछ लेना, स्पेशल मेजोरिटी के डिफरेंट टाइप्स में बताऊंगा कल, है ना, कल की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर इसे कहता है पूर्ण बहुमत, क्योंकि आज अब स्पेशल मेजोरिटी हो नहीं पाएगा। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना। नहीं तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का एब्सेंट है तो एब्सेंट का यहां पर कोई वो नहीं है, एब्सेंट से कोई मतलब नहीं है यहां पर, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का चाहिए हमें मोर देन 50%, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत जो है इसमें क्या चाहिए होता है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यहां पर जो टोटल स्ट्रेंथ है, कुल जो क्षमता है उसका 50% से अधिक चाहिए होता है। मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है, टोटल स्ट्रेंथ है मान लीजिए 245 है राज्यसभा का, इसका मोर देन 50% चाहिए। जैसे लोकसभा इसका 543 है, इसका मोर देन 50% चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और कल हम लोग बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, है ना। वो जनता पार्टी जो है अलग अलग उसमें टूट गई, आरजेडी, जनता दल, है ना, ये जो छोटी छोटी पार्टियां देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, ये सब उसी का क्या है, मतलब ब्रांच है। लोजपा हुआ करता था, है ना, जो बाद में फिर लोजपा का दो वो बन गया, ठीक है। इन सभी के ऊपर स्पेशल मेजोरिटी से कल हम स्टार्ट करेंगे 68, 69, 70, और उसके बाद फिर और भी जो डिफरेंट आर्टिकल्स मतलब जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।